तो आ गए दोस्तों एनएमएस एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर को देखने के लिए। यदि इस एग्ज़ाम में आप सफलता पाना चाहते हो, यदि आप इस एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने सिलेबस पर पूरा कमांड तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों के दौरान, विगत 10 वर्षों के दौरान आपके एनएमएस एग्ज़ाम में कौन-कौन से प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे गए हैं, उसका भी तैयारी करना ज़रूरी होता है। वैसे आप कॉम्पिटिटिव की दुनिया में पहली बार प्रवेश कर रहे हो, तो उस स्थिति में हम आपको एक बात की जानकारी देना चाहते हैं। कहीं पर भी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो उस स्थिति में आप हमारा एक बात को ध्यान में रखिएगा कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और उसी एग्जाम में विगत 10 वर्षों के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप इसको ध्यान में रखकर तैयारी करते हो, तो आप 100% यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपको इस एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आइए यहाँ से हम लोग सिविक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन, उसका एक कंप्लीट डिस्कशन के साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उसको एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि सभी वीडियो के अंदर में हम आपको बार बार कह रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप सफलता पाना चाहते हो तो उस एग्जाम का सिलेबस पहले क्या होता है उसके बारे में जानिए। सिलेबस को पूरा कमांड कीजिए और उसके साथ ही साथ उसी एग्जाम में विगत 10 वर्षों के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है, अगर इन दोनों बातों को ख्याल में रख करके तैयारी करते हो तो आपको जिंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला क्या कंसेप्ट है बाबू, किसी भी एग्जाम को फेस करने के लिए, किसी भी एग्जाम में आपको सफलता पाना है, उसके लिए आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, उस एग्जाम का सिलेबस। तो यहाँ पे हम लोग एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनएमएस एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपके क्लास 8 का बुक और उसके साथ ही साथ 7th का भी बुक, क्लास 8 का बुक और क्लास 7 का बुक, आपका ये सिलेबस हो गया। और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एनएमएस एग्जाम में विगत 10 वर्षों के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ये दोनों बात आपका कंप्लीट है, पकड़ है, तो आपको कहीं पर भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए ना हम आपको प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, डिस्कशन के साथ आपको करवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं, संविधान के क्या कार्य है। आइए इस प्रश्न को जानने से पहले आखिरकार ये संविधान क्या होता है इसको सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। संविधान, संविधान का मतलब होता है नियम कानून। जिस तरह से एक घर को चलाने के लिए, एक घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन्नति के लिए, एक विद्यालय को चलाने के लिए कई सारे नियम कानून की ज़रूरत होती है। जैसे मान के चलिए विद्यालय को कब खोलना है, कब बंद करना है, कब टिफिन, कब मान के चलिए प्रेयर की व्यवस्था कराना है, कब किस तरह किस घंटी के अंदर में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना है, ये रूल रेगुलेशन होता है। जैसे परिवार के अंदर में ही कौन परिवार के अंदर में सारे फैसले को लेगा, कौन कौन व्यक्ति कौन कौन से कार्य करेगा, ये एक नियमित रूप में रहता है। परिवार के अंदर में कुछ व्यक्तियों को ये अलग अलग काम दिए रहते हैं, तो सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, नियम कानून शासन के अनुरूप चलते हैं, शासन के अधीन के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो उसी नियम कानून को हम लोग कहते हैं संविधान। संविधान का मतलब होता है वैसे नियम कानून जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों, संस्थानों, सरकार, कोई भी व्यक्ति सभी को करना पड़े, तो उसी नियम कानून को क्या कहा जाता है, संविधान। बेसिकली हमारे वीडियो के अंदर में सबसे पहले आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। वैसे यहाँ पे जो है आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से हम आज खुल कर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आपको सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका से देखना होगा और जो जो स्क्रीनशॉट देंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देंगे, उसको आपको तैयारी करना पड़ेगा। तब देखिए ना, आपको सिविक्स के अंदर में एक भी प्रश्न अगर छूट जाएगा ना, तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भी दावा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर में इस चैनल के ऊपर आपको सिविक्स के ऊपर 15 से 20 वीडियो देखने को मिलेगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को, यानी कि आने वाले 15 से 20 वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्टेट के अंदर में आपको बेहतर से बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बशर्ते आपको देखना पड़ेगा और उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आइए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे, संविधान के बारे में। तो वैसे नियम कानून जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिक तथा सरकार सभी को करना पड़े, उन्हीं नियम कानून को क्या कहते हैं हम लोग, संविधान। किसी भी देश के अंदर में सबसे बड़ी क्या होती है, तो सबसे बड़ी होती है संविधान। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, जो जिसको हम लोग कहते हैं जज, कोई भी हो, चाहे कोई भी प्राइवेट संस्थान हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक संस्थान हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी किसी भी तरह का संस्थान क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संविधान से परे नहीं है, संविधान से बड़े नहीं है। देश के अंदर में कोई सबसे आगे है, देश के अंदर में कोई है तो उससे आगे नहीं है। किससे आगे, तो संविधान से आगे। कोई भी समाज, कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से संबंधित हो, कोई भी व्यक्ति
संविधान से परे नहीं है, संविधान से बड़े नहीं है। तो हमारे देश के अंदर में कोई सबसे बड़ा है, सबसे पैघ है, तो वो है हमारे देश का संविधान। ये संविधान ही क्या करता है, लोगों के अंदर में भय बनाए हुए रखता है। कोई भी सरकार पर चाहे नियंत्रण रखना हो, चाहे नागरिकों को क्या कर्तव्य है उसके बारे में जानना हो, नागरिकों पर अंकुश लगाने की बात हो, सरकार पर किस तरह से नियंत्रण करना किया जाना चाहिए, सरकार के नीतियों का, सरकार जो नियम कानून बना रहा है उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, चाहे सरकार हो या चाहे कोई भी नागरिक हो, वो संविधान के दायरे में, संविधान के नीचे अंदर में रहकर ही कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। चाहे विदेश से संबंध स्थापित करना हो, वो उस तरह से काम नहीं करेगा जिससे हमारा जो संविधान है उसके खिलाफ हो। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी संस्थान नियम कानून बनाएगा या कोई भी कार्य करेगा तो संविधान के दायरे में रहकर ही, संविधान के अंदर में रहकर ही कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको क्या समझाने की कोशिश किए संविधान के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश किए हैं संविधान क्या है, तो यहाँ पे इसका जवाब दे सकते हो। संविधान के क्या कार्य है, तो संविधान का कार्य है सरकार को नियंत्रण में रखना। हाँ भाई, कोई भी सरकार गलत नियम कानून बनाएगा तो वहाँ पे संविधान को जिन्होंने पढ़ा है कहेगा कि संविधान के से पढ़े आप जा रहे हैं, संविधान के अधीन में होकर काम नहीं कर रही है, संविधान के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर रोकेगा। एक संविधान, एक नियम कानून जो संविधान के अंदर में दिया गया है, अगर आप उससे परे होते हैं, उससे हट के काम करते हैं, तो संविधान आपको लपेटा मिलेगा, संविधान आपको आगाह करेगा कि ये गलत काम कर रहे हो। संविधान के दायरे में रह के काम कीजिए, लिमिटेशन में रह के काम कीजिए। आपका एक लिमिटेशन है, एक संस्थान का क्या कर्तव्य होता है, एक सरकार का क्या कर्तव्य होता है, एक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है अपने देश के लिए, सारे बातों को कहाँ पे उल्लेखित किया गया है, कहाँ पे वर्णन किया गया है, किसके अंदर में, तो वह है संविधान की पुस्तक। हमारे देश की सर्वोच्च संस्था क्या है, हमारे देश की सर्वोच्च व्यवस्था क्या होती है, हमारे देश की सर्वोच्च बात क्या होती है, तो हमारे देश का संविधान होता है। हमारे देश के अंदर में, हमारे देश के संविधान के अंदर में ही लिखा गया है एक नागरिकों का कर्तव्य क्या है, एक राष्ट्र का, एक नागरिकों का क्या कर्तव्य होता है, इसके बाद एक सरकार का क्या कर्तव्य होता है, सारे बातों का उल्लेखित किया गया, सारे बातों का वर्णन किया गया हमारे देश के संविधान के अंदर में। तो संविधान के क्या कार्य है, सरकार को नियंत्रण में रखना। हाँ भाई, ये भी सही है। इसके साथ ही साथ नागरिकों पर नियंत्रण रखना। हाँ, संविधान है तब ना आज हम लोग को कोई भी काम करने के लिए, मान के चलिए गलत काम करता है तो लोगों के मन के अंदर में डर बना हुआ रहता है, किसी के साथ अन्याय करेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। नियम कानून बना है तब ना, अगर नियम कानून नहीं बना हुआ रहता तब तो लोग अनादुन किसी को गोली मारता, डकैती करता, चोरी करता। आज जो संविधान है तब ना नागरिक पर अंकुश लगा हुआ है, नागरिकों पर नियंत्रण है। नागरिकों को भी लगता है कि हम गलत तरीका से इधर उधर करेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा, हमको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जवाब देना पड़ेगा। तो नागरिक पर नियंत्रण करता है ना कौन, हमारा ये संविधान। विदेशों से संबंध स्थापित करना। हाँ भाई, विदेशों से किस तरह से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, ये भी बात हमारे संविधान के अंदर में, ऐसा कौन सा बात नहीं है जो कहा नहीं गया है अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, सारे बात को कहा गया है। तो इसका कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि सरकार को नियंत्रण में रखना, इसके साथ ही साथ नागरिकों पर नियंत्रण करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, ये सभी हो जाएगा। आइए यहाँ से संविधान के बारे में और कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, संविधान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे देश के संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर हम जिन भी क्वेश्चन पर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ कहेगा कि भारत के संविधान को, हमारे देश के संविधान को सबसे पहले किसने अपने हाथों से लिखा था, हस्तलिखित, या नहीं तो कहेगा कि भारतीय संविधान के शिरोलेखक कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, हस्तलिखित, सुलेखक, उसको अपने हाथों से किसने लिखा था, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। हमारा जो मूल संविधान है उसको किस में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। जिसको किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बाबू, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को लगे कि सर जी आप एक ही क्वेश्चन के बारे में इतना डिटेल से चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनोमस एग्जाम है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर आसान वाला नहीं पूछता है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला पूछता है। तो जब दिमाग लगाने वाला पूछता है तो दिमाग लगा के पढ़ना भी ना पड़ेगा एक बेहतरीन तरीका से, सारे कंसेप्ट को, सारे बातों को जान करके, समझ करके तब पढ़िएगा, तब ना फायदा होगा, ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए संविधान के क्या कार्य है, तो इनमें सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, सबसे पहले
आपको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ये बाबू मूल या मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मूल या मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को समाज के अंदर में, देश के अंदर में एक आत्मसम्मानित रूप से जीवन जीने का एक अधिकार है। ये किसी व्यक्ति का एक पर्सनल अधिकार है, जिसे ना तो कोई संस्था छीन सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट छीन सकता है, ना ही कोई लोग छीन सकता है। ये आपका एक निजी अधिकार है, आपका पर्सनल अधिकार है। इसके बदौलत, इसके बगैर आपका जीवन जेल के बाहर रहकर भी नरक के समान होगा। अब क्या होगा? आपको बोलने की आज़ादी छीन लेगा। क्या होगा? आपको जीने का आज़ादी छीन लेगा। आपको अपने मन के अनुसार से कोई भी काम करने की आज़ादी छीन लेगा। आपको अपने मन के अनुसार से धर्म चुनने का आज़ादी छीन लेगा। जबरन कहेगा कि आपको यही धर्म का पालन करना पड़ेगा। जबरन कहेगा कि आपको यही बिजनेस करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती किसी भी कार्य को करने के लिए कहेगा। तो उस स्थिति में आपका जीवन, आपका मन स्थिति किस तरह से होगा? कितना आप टेंशन में जाइएगा। तो यही अधिकार है, यही एक अधिकार है जो मनुष्य को एक आत्मसम्मानित रूप से समाज के अंदर में एक प्रतिष्ठित रूप में जीवन जीने का एक अधिकार देता है। इस अधिकार के अंतर्गत में कौन कौन से अधिकार आते हैं? मूल या मौलिक अधिकार के अंतर्गत में पहले मूल संविधान के अंतर्गत में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, यहाँ ध्यान रखेंगे, कहेगा कई बार आपके एग्जाम में या कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के दौरान मूल अधिकार या मूल या मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कईवां संविधान संशोधन के दौरान मूल या मौलिक अधिकार से निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। इस तरह से सारे बात को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। मूल या मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मूल या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है ना, टाइम देखिए ना, अभी वीडियो जो शूट कर रहे हैं लमसम में 3 बजे, लमसम में 2-3 बजे के लगभग शूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है उतना व्यवस्था नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर भी हम यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट को आप देखने का प्रयास कीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मूल अधिकारों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? तो 6 है। जिसमें देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या है? मूल या मौलिक अधिकार है। अब ये जो पहले जो था हमारे संविधान के अंदर में, मूल संविधान के अंदर में जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। अब भाई क्यों हटा दिया गया? सरकार के सामने में समस्या क्या आई? अब मान के चलिए, मूल या मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस तरह की बात सरकार के नज़र में ये समस्या आने लगी। कौन सी समस्या? मान के चलिए सरकार को हॉस्पिटल का निर्माण करना है, मान के चलिए सरकार को, मान के चलिए सड़कें का निर्माण करना है, ट्रेन को चलाने के लिए पटरी को बिछाना है। तो उस स्थिति में क्या होता था? नागरिक सब, लोग सब क्या करता था? सरकार को ज़मीन देता ही नहीं था। और जब सरकार जबरन प्रयास करता था कि आपको देना पड़ेगा ज़मीन, तो वो चले जाता था सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट कहता था ये इसका मौलिक अधिकार, ये इसका मूल या मौलिक अधिकार है, ये इसका मन होगा देने का होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। इस तरह का बात सामने आने लगी। सरकार के सामने में क्या समस्या आने लगी बाबू? सरकार कोई भी कार्य करने के लिए जाता था, जैसे मान के चलिए, हमेशा नहीं, कभी कभी इस तरह का बात देखने को मिली। जैसे मान के चलिए सरकार ट्रेन के चलाने के लिए, चाहे पटरी की व्यवस्था करना हो या किसी सड़क का ही निर्माण करना हो, तो उस स्थिति में मान के चलिए लोग से, अपनी जनता से वो भूमि मांगने की कोशिश करता था। भूमि के बदले में उसको पैसा भी, कुछ मुआवजा भी देने का प्रयास करता था। लेकिन नागरिक तो होता है चोट्टा, हम जमीन देबे नहीं करेंगे, लो। सरकार जबरन लेने का प्रयास करता था तो चोट्टा चले जाता था कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब मूल या मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन, इसको सुरक्षा कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो जज होता है, सर्वोच्च न्यायालय। वहाँ पर जाकर सर्वोच्च न्यायालय कहता था, हाँ ये बात तो सही है, तो कर रहा है, जनता तो सही है, तो कर रहा है, ये तो इसका मूल या मौलिक अधिकार है, इसका हनन कैसे कर सकते हैं? ये तो इसका निजी मामला है, इसका देने का मन होगा तो देगा, नहीं देने का मन होगा तो नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप ट्रेन को मान के, ट्रेन की पटरी को यहाँ तक लेकर आए, अब यहाँ से आगे ज़मीन नहीं दिया तो आप ट्रेन की पटरी को घुमाइए। ऐसा क्या संभव है? ऐसा क्या संभव हो पाता? इससे कितना नुकसान होता? तो इसीलिए सरकार ने कहा, लो चट्टा, तुमको ये मूल या मौलिक अधिकार दिया गया है ना, अब इसको हम खाइए जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसे ना तो आपको पब्लिक या कोई संस्थान छीन नहीं सकता, लेकिन सरकार को जब जरूरी होगा तो आपसे ले सकता है, लेकिन उसके बदले मुआवजा ही देगी।
तो इसलिए जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के दौरान अब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह करके अब ये कानूनी अधिकार हो गया। अब यहाँ पे संविधान से संबंधित जैसे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था 1946 ईस्वी में, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान के लिखने में किन किन व्यक्तियों का अंतरिम अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, जो भी यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट दे रहे हैं और यहाँ पर उसको आप लोग जरूर कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी फायदा मिलेगा। इन्हें कहिएगा सर जी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट, उसको नहीं लिखेंगे, नहीं लिखिएगा तो आप ही को घाटा हो। हम तो कह रहे हैं जो पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को तो बताना तो पड़ेगा। हमारे पास अभी विडम्बनाएं क्या है, समस्याएं क्या है, थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम जारी है, गर्मी के कारण से जो है अब कितना लिखें, लिखने का फिर भी तो प्रयास कर ही रहे, सारी बातों को तो फिर भी हम बताने का प्रयास कर ही रहे, लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। एक संसदीय प्रणाली के अंतर्गत में एक कार्यपालिका किसके अंतर्गत मान के चलिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है कि मुख्य न्यायाधीश के कि व्यवस्थापिका के। तो किसी भी संसदीय सरकार के अंतर्गत में कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति, चाहे विधायिका के प्रति, चाहे व्यवस्थापिका कहे, चाहे विधायिका कहे, चाहे आपको मान के चलिए कह दे तो लोकसभा, इसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। किसी भी संसदीय सरकार में कार्यपालिका हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होता है बाबू, तो व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी व्यवस्थापिका को हम लोग क्या कह सकते हैं, विधायिका या लोकसभा के सदस्य, ये भी कह सकते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का मतलब होता है जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। जो कार्य करता है, जो कहीं ना कहीं कार्य करने का काम करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये सब कहीं ना कहीं कार्य करने का काम करता है। तो हम ये आशा कर सकते हैं ये कार्यपालिका क्या होता है, इसके बारे में आप लोग ने एक बेहतरीन तरीका समझ लिए होंगे। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका को जवाब देना पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और जब पूछा गया है, पूछे हुए क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा और विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से इन 2 प्रश्न को आप लोग ख्याल में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार है। तो हमारे देश का संविधान लचीला भी है, अब इतना भी लचीला नहीं है कि इसको कोई तोड़ मोड़ सकता है। लचीला होने का मतलब क्या हुआ, हमारे देश के संविधान के अंदर में क्या इस तरह का बात है कि सांसद का बेटा या विधायक का बेटा किसी को चीप देगा, किसी को मार देगा, खून कर देगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह का बात नहीं ना है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का मान के चलिए कुख्यात अपराध करेगा तो उसके लिए तो आपको सजा तो देगा ही। अब लचीला का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे मान के चलिए, क्या मान के चलेंगे बाबू, जमीनी विवाद हो गया, यानी तो शादी विवाह में दहेज वाला प्रथा हो गया, तो उस स्थिति में मान के चलिए संविधान के अंदर में लिखा गया है क्या कि आप दहेज लीजिएगा तो उस स्थिति में आपको क्या होगा, सजा दी जाएगी। यानी तो जागी जमींदार के अंदर में अगर लड़ाई हो गया तो उस स्थिति में आपको क्या करेगा, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो है लचीलापन संविधान के अंदर में देखने को मिलता है। अब मान के चलिए इस तरह का बात होगी, जागी जमींदार वाला बात हो गया, इसके साथ ही साथ मान के चलिए शादी विवाह वाला बात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह का मान के चलिए इस स्थिति में आप मान के चलिए किसी भी प्रकार का गलत काम कीजिएगा तो क्या इस पर आपको फांसी की सजा दे देगा, नहीं देगा, आपको जुर्माना लगाएगा। कि हमने आपको बोले थे, संविधान कहा था कि मान के चलिए जमीनी के बारे में लड़ाई हुआ तो उस स्थिति में आपको संविधान के दायरे में कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट नहीं जाकर के आप अपने मन के अनुसार से लड़ाई फैसला कर लिए, अपने खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए, तो उस स्थिति में वहाँ पे आपको क्या फाइन लगाएगा, इन्हें जो बड़ा सजा दे देगा। तो यहाँ पे आपको संविधान थोड़ा लचीला देखने को मिलता है, तो लचीला बनाया भी जाना चाहिए और इतना भी लचीला नहीं बनाया जाना चाहिए कोई आके उसको तोड़ दे। कठोर भी है और लचीला भी है। इस कारण से भारतीय संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत में क्या है, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि भारतीय संविधान लचीला भी है, कुछ बातें ऐसी भी है जिससे पता चलता है भारतीय संविधान कठोर भी है। अब मान के चलिए कुख्यात किसी के साथ गलत काम कर दिया तो उस स्थिति में सजा भी नहीं देती है उतनी भयंकर, जितनी बड़ी आपका अपराध उतनी बड़ी आपको सजा भी देगा, जितना बड़ा छोटा अपराध उतना आपको छोटा सजा देगा। यानी दोनों प्रकार की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, शाब्दिक व्यापक संविधान है। इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। भारतीय संविधान के बारे में यहाँ देखिए किस प्रकार का है, यहाँ सबसे भारतीय संविधान किस प्रकार का है, क्वेश्चन ये है। क्या सबसे छोटा संविधान है? नहीं बाबू,
हमारे देश के संविधान के अंदर में अलग अलग देशों के अंदर से कौन कौन से संविधान महत्वपूर्ण है उसको भी समावेश किया गया है। जैसे मूल या मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है, इसके साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जिसकी वजह से पूरा दुनिया के तमाम देशों के अंदर में जो भी महत्वपूर्ण कानून नियम था उन सारे बातों का समावेश हमारे देश का संविधान के अंदर में किया गया है, जिसकी वजह से हमारे देश का संविधान बहुत ही बड़ा व्यापक और बड़ा हो गया है ना। तो हमारे देश का संविधान लिखित भी है, दुनिया के सभी संविधानों से बड़ा भी है, यानी कि व्यापक भी है, और कठोर और लचीला भी कहीं कहीं देखने को स्थिति मिलती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। क्यों बाबू? शाब्दिक व्यापक संविधान है, इसीलिए शाब्दिक व्यापक क्यों है? क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो संविधान होना चाहिए वो तो है, ये है हमारे देश के नागरिक को चलाने के लिए, हमारे देश के राज्य को चलाने के लिए, केंद्र को चलाने के लिए। इसके साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर में कौन सी महत्वपूर्ण बातें है उसका भी समावेश उन सारे देशों से भी महत्वपूर्ण बातों को हमारे देश के संविधान के अंदर में जोड़ा गया है, इसलिए बहुत लंबा संविधान है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अब आइए 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व। पहले नीति निर्देशक का मतलब समझिए। नीति का मतलब होता है नियम कानून, निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन। सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे सरकार राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार नियम कानून बनाएगा तो उस स्थिति में ये नीति निर्देशक तत्व उसको डायरेक्शन देगा। क्या डायरेक्शन देगा बाबू? आप जो नियम कानून बना रहे हैं वो ऐसा नियम कानून नहीं बनाइए जो संविधान से हट के हो, ऐसा नियम कानून नहीं बनाइए जो समाज के लिए लोक कल्याणकारी नहीं हो। ये उसको संविधान बनाते समय, नियम कानून बनाते समय उसको डायरेक्शन देता है कि आपको इस तरह से संविधान बनाना चाहिए, इस तरह से नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि वो नियम कानून जनता के बीच में जा करके लोक कल्याणकारी साबित हो। तो कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार का है? क्या ये व्यक्तिवादी है? व्यक्तिवादी का मतलब कोनो विशेष व्यक्ति को ज़्यादा मान के चले प्रोटेक्शन या उसको अधिकार देने की बात करता है। भाई ये तो सरकार को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है कि आप नियम कानून को बनाने के लिए गए हैं तो उस स्थिति में आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी नियम कानून हो, जो भी नियम कानून आप बना रहे हो जनता के लिए, लोक कल्याणकारी, उसके हित के लिए हो। व्यक्तिवादी थोड़ी है, साम्यवादी भी नहीं है। साम्यवादी का मतलब हम सब बराबर है, इस तरह का बात है, इस तरह के संकेत देता है। नहीं, निरंकुश नहीं, लोक कल्याणकारी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ये सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं कि कौन कौन से संविधान किन किन देशों से लिया गया है, उसको भी आप लोग ख्याल में रखने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है तब नहीं यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य किस प्रकार की राज्य की स्थापना करना है? तो लोक कल्याणकारी, हितकारी। तब अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहले मंत्रिमंडल का मतलब समझिए। जैसे मान के चलिए हमारे देश के अंदर में अभी चुनाव हो रहा था लोकसभा का, और कुछ दिनों के बाद 2025 में होगा विधानसभा का। तो विधानसभा के चुनाव से मुख्यमंत्री सेलेक्ट होता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, और लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये बात तो हम भली भांति जानते हैं। तो बाबू अभी मान के चलिए 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। अब बीजेपी का सरकार बने या कांग्रेस का सरकार बने, जिसका सरकार बनेगा तो उसका एक बनेगा क्या? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब क्या हुआ? फलना कार्य के लिए इसको नियुक्त किया जाएगा, परिवहन के लिए, रेलवे परिवहन के लिए इसको, सड़क परिवहन के लिए इसको, वित्त मंत्री के लिए इसको, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट को देखने के लिए अलग अलग मंत्री को, अलग अलग मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाएगा। तो कह रहा है क्या एक मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जिसका सरकार बना और उन्होंने एक मंत्रिमंडल तैयार किया तो वो संसद में जाकर क्या करेगा? संसद में जाकर क्या करेगा? वही ना जिसका सरकार है वही ना नियम कानून बनाएगा, वही ना विदेशों से किस तरह से संबंध किए बनाना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन हमारे देश का दूसरे देशों के साथ किस तरह से होना चाहिए, देश के अंदर में नियम कानून किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, देश के लिए आर्थिक नीतियों का निर्धारण वही नहीं करेगा। जिसका सरकार रहेगा वही ने उस समय, जिस समय का जो सरकार रहेगा वही ने उस समय के अंदर में उस देश के लिए नियम कानून बनाएगा। विदेशों से किस तरह से संबंध रखना है, अपने देश के अंदर में किस तरह से नियम कानून बनाना है, वही सब ने देख करेगा, वही सब ने वही करेगा। तो यहाँ देखिए एक मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है? एक मंत्रिमंडल का मुख्य काम होता है राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करना। राष्ट्रीय नीति का मतलब क्या हुआ? हमारे देश के लिए कौन से नियम कानून बढ़िया होना चाहिए। नियम कानून बनाने का श्रेय उसी को नहीं दिया जाता है जिस समय जिसकी सरकार होती है। तो ये भी होगा बाबू मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य। विदेशों के संबंध स्थापित करना, हाँ विदेशों से किस तरह से संबंध होना चाहिए। अब कोई देश हमारा समर्थन कर ही नहीं रहा है और उस देश के साथ हम जाएंगे बढ़िया से
समर्थन दिलवाने, उस देश के साथ जाएंगे हम रिलेशन रखने के लिए। तुम जैसे हो वैसे हम भी रहेंगे, तुम भला तो हम भी भला, नहीं तो तुम खराब तो हम तुमसे वहाँ खराब। जो हमारा है इसका मतलब हम भी आपके हैं, जो हमारा नहीं है इसका मतलब हम भी आपके नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है और विदेश से संबंध किस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए भी करता है। देश का आर्थिक नीति निर्धारण, देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, इसके लिए भी नियम कानून निर्धारित करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है, ये सभी कार्य होता है। अब आइए राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान क्या होता है। यहाँ पर पूछ रहा है राज्य के बारे में, पूछ देता है देश के बारे में कि देश के कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान क्या होता है। जब देश पर बात आएगी तो उस स्थिति में हो गया देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। यहाँ पर आ रहा है राज्य के बारे में, तो राज्य के बारे में जब ये कहेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, राज्यपाल। देश का संवैधानिक प्रधान या देश के कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कहे तो उस स्थिति में उसका जवाब देंगे क्या, राष्ट्रपति। राज्य का कार्यपालिका वैधानिक प्रधान यानी कि राज्य के संवैधानिक मुखिया कौन होता है, संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो वो होता है हमेशा राज्यपाल। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है, तो 6 वर्षों को होता है। इस बात को ख्याल में रखिएगा। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, देश का पहला व्यक्ति कौन होता है, तो राष्ट्रपति। इस बात को आप ख्याल में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितने भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, उस पर किसका कमांड रहता है, तो वो होता है राष्ट्रपति का ही कमांड होता है ना। संविधान से रिलेटेड अंतिम में संसद के अंदर में जो भी नियम कानून बनेगा, नियम कानून बनने के बाद वो नियम कानून कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा कानून पास नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है देश का संवैधानिक मुखिया किसको, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है, जब तक वो सिग्नेचर करेगा ही नहीं, जब तक वो उस कानून को मान्यता देगा ही नहीं, तब तक वो कानून पास ही नहीं करेगा। इसलिए संवैधानिक मुखिया है और लीडर है। लीडर का काम क्या होता है, मान के चलिए नौकर चाकर इधर क्या किया, काम किया, और लीडर के पास ले जाएगा। अब मान के चलिए ठेकेदारी और में देखिए ना, ठेकेदार के अंदर में मान के चलिए कई सारे मुंशी रहती है। मुंशी सर सारा कार्य लेबर और की देखभाल में कितना खर्चा है, किसको कितना इनकम दिए, सारा कुछ करने के बाद लिखने के बाद जाता है ठेकेदार के पास, ठेकेदार देगा तभी ना होगा। इसका मतलब ठेकेदार मेन व्यक्ति होगा। तो देश का ठेकेदार कौन है, एक तरह से कहिएगा तो होगा प्रधानमंत्री। कहने के लिए राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र प्रधान है। देश का ओरिजिनल व्यक्ति कौन होता है, देश का वास्तविक प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सब कुछ करता है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, ये होता है मुख्यमंत्री। ये सिर्फ कहने के लिए, नाम मात्र के लिए है कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल। सिर्फ देश का संवैधानिक मुखिया कहेगा तो राष्ट्रपति, देश का नाम मात्र प्रधान कहेगा तो राष्ट्रपति, देश का लेकिन ओरिजिनल प्रधान कहेगा, देश का वास्तविक प्रधान कहेगा तो उसको कहेंगे प्रधानमंत्री। सारे बात को ख्याल में रखिएगा। यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए, प्रजातंत्र का मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर में लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या होना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी देश के अंदर में, चाहे भारत के छोड़िए ना, चाहे भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, किसी भी देश के अंदर में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है उस देश का नागरिकों के अंदर में शिक्षा का प्रसार किया जाए। नागरिक शिक्षित हो, नागरिक शिक्षित होगा तब न वो जान पाएगा। क्या जान पाएगा बाबू, कि फलना सरकार नहीं का, चिल्ला सरकार निक नहीं है। तब न वो जान पाएगा कि 5 वर्षों के दौरान इसको हमने चुना, इन 5 वर्षों के दौरान इन्होंने कौन कौन से वादे किए थे और कौन कौन से वादे पूरा नहीं किया। अगर मैक्सिमम वादे को नहीं पूरा किया रहेगा तो उस स्थिति में कहेंगे ये सरकार गड़बड़ है। और जब ये गड़बड़ है इसका मतलब अगले 5 वर्ष से नाम उसको हटाना है, नई सरकार को लाना है। और यहाँ पे क्या है हमारे देश के अंदर में, यही सबसे बड़ी विडंबना है। क्या, इलेक्शन के समय में आप सिलेंडर का दाम घटा दीजिए, इलेक्शन के समय में 2000, 4000, 5000 मान के चलिए अकाउंट में डालवा दीजिए, मुर्गा दाल भात दे दीजिए, दारू दे दीजिए, अब वोट को अपनी तरफ कर लीजिए। यही देखने को मिलता है ना। तो इसलिए जरूरी है कि एक लोकतंत्र को सफल होने के लिए उस देश के अंदर में नागरिकों के अंदर में शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षित व्यक्ति हो। शिक्षित व्यक्ति होने से क्या होगा, वो पैसा भी ले लेगा, मुर्गा भी खा लेगा, दारू भी खा लेगा, लेकिन अंतिम में वह उसी व्यक्ति को वोट करेगा जो सच में उस लायक। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारा आदमी सब है निरक्षर। जनरली क्या है, निरक्षर है ना। यहाँ पे जो साक्षरता दर बता रहा है वो साक्षरता दर ओरिजिनल साक्षरता दर नहीं है। यहाँ पे जिसको सिग्नेचर करने के लिए आता है वही हो गया क्या, साक्षर। वो उसी को भारत के अंदर में क्या माना जाता है, साक्षर। महिला सबको सिग्नेचर करने के लिए आ गया, बढ़ चढ़ के जाएगी। हमको मान के चलिए उठा लगाने वाले व्यक्ति, तुमको समझ में आ रहा है। हमारे घर के अंदर में एक ऐसी महिला है, हमारे भौजी है,
तो हम आपको एक बात की जानकारी देना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे में क्या है, सेविका है। तो सेविका है तो प्रत्येक महीना तो वितरण तो करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। वो जो क्या होता है, दाल चावल। तो दाल चावल प्रत्येक महीना वितरण करते हैं। तो उस स्थिति में वो प्रत्येक महीना आती है वो दाल चावल लेने के लिए। तो उस दिन कई सारी महिलाएं अनपढ़ है, वो सब अंगूठा लगाती हैं। ये आएगी पूरा गुमान में आगे, पूरा लगते रहता है हम कि जो आप पढ़े ले लिखल है, ये तो IIT और क्रॉस किया है, से सब लगे रहता है। वो बढ़ चढ़ के जाएगी, क्या करेगी, ये वहाँ के लिखल नहीं है, यो आपको लिखने के लिए नहीं आता है, इस तरह से वो पूरा कहेगी। अपना जाएगी, अपना कैसे लिखेगी, अपना लिखेगा ऐसे है। लोग को कहेगी, लोग को समझेगी है तुमको सिग्नेचर करने भी लिए नहीं आता है। अब बढ़ चढ़ के जाएगी सिग्नेचर करने के, लोग को दिखाने के लिए। बड़े बहुत सारे महिलाएं रहेगी तब आएगी सिग्नेचर करने के लिए, ताकि उसको पता चले हाँ इन सभी मूर्ख महिला में हम पंडित हैं, ज्ञानवान है। लिखेगी किस तरह से, तो इस तरह के लिखने वाले व्यक्ति को क्या माना गया अपने देश के अंदर में, साक्षर। और इन साक्षरता दर आपको जो मालूम है वो ओरिजिनल नहीं है, इस तरह के व्यक्ति को भी साक्षर माना गया है ना। तो भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर में, ताकि वो सरकार की कमियों और खूबियों के बारे में जान सके। सरकार की क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो कब आप जान पाइएगा, जब ये जान पाइएगा तब आपके अंदर में शिक्षा होगा, जब आप शिक्षित होंगे। अब देखिए, सामाजिक न्याय, लोगों के अंदर में सामाजिक न्याय मिलेगा तब ना कहने का मतलब सच्ची मायने में लोकतंत्र सक्सेस हुआ, सफलता हुआ। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब जनता के शासन। और जनता के शासन का मतलब क्या हुआ, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के माध्यम से ही पूरा सरकार का सारा शासन व्यवस्था चल रहा है। सरकार का स्वयं सरकार का निर्वहन जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के माध्यम से ही होता है। हम लोग जो पैसा देते हैं हर एक वस्तु पर, जो सरकार मार मार के जो टैक्स लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है स्टेट गवर्नमेंट, किस चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया गया है। तुम कपड़ा पहनते हो, तुम केसों पर टैक्स लगाया है, तुमको कैसे मालूम नहीं है। अब तुम जो तेल लगाते हो, तेल में टैक्स नहीं बन रहा है। तुम जो तरह तरह का कपड़ा पहनते हो, सब चीज़ पर टैक्स लगल है। वो सरकार आँख गड़ाए हुए है कि जनता कहाँ से सामान खरीद रहा है, जनता कहाँ से सामान खरीदेगा, पहले उस पर जाकर टैक्स थोप देता है। लो, तुम जमीन जिस घर में रहो उस पर भी टैक्स लगा है, उस पर उसका भी टैक्स ले रहा है। तब हम लोग रसीद कटाने के लिए जाते हैं। अरे बाबू, कोई भी चीज़ काम कीजिए ना, बांसों पर टैक्स लगल है। सच बात कहते हैं, सब चीज़ पर टैक्स लगल है। तो भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। लोगों के अंदर में न्याय ही नहीं होगा। हम चुने हैं, हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के माध्यम से सारा शासन व्यवस्था चलता है, तुम्हारा निर्वहन होता है, तुम चलते हो हमारे द्वारा दिए गए टैक्स पैसे से, तो हमको न्याय मिलना चाहिए ना। अब न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र नहीं है। तो भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, इनमें सभी राष्ट्रीय चेतना का मतलब कौन से राजनेता अच्छा है, कौन सा यानी कि राष्ट्रीय चेतना यानी कि राजनीतिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना, इसका मतलब क्या हुआ, कौन से राजनेता अच्छा है, कौन से राजनेता अच्छा नहीं है, किस पर ज़्यादा केस मुकदमा चल रहा है, किस पर केस मुकदमा नहीं अच्छा चल रहा है। और जनरली हमारे यहाँ क्या है, जितने भी सांसद विधायक हैं उस पर क्या है, बड़का FIR, बड़का मान के चलिए क्या है, डकैती, बड़का कुख्यात अपराधी माना गया, वही सब जाता है क्या, शासन में। अब एक बात सोचिए, जो व्यक्ति पहले से ही बड़ा कांड करके रखा हुआ है, किसी को मर्डर करके रखा हुआ है, जब पावर में नहीं था तो उतना कांड कर दिया, और जब पावर में आएगा तब कितना करेगा। तो ये जब व्यक्तियों के अंदर में राष्ट्रीय चेतना नहीं होगा, यानी कि राजनीतिक चेतना का मतलब राजनीति का अगर समझ नहीं रहेगा, राजनीतिक समझ नहीं रहेगा कि कौन से नेता अच्छा है, कौन से नेता बुरा है, तो पर भी लोकतंत्र सफल नहीं होगा। यानी कि एक राजनीतिक चेतना भी होना चाहिए। एक राजनीतिक चेतना का मतलब एक राजनीतिक समझ भी होना चाहिए कि कौन से नेता हमारे देश के लिए बेहतर होगा और कि कौन से नेता हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जितने भी हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं उसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब फायदा होगा। देखिए यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कहा है कि विधि के शासन का क्या अर्थ होता है। विधि के शासन का अर्थ का मतलब क्या हुआ, संविधान के शासन का अर्थ क्या होता है। तो संविधान के शासन का अर्थ का मतलब क्या हुआ, संविधान के नजर में सभी व्यक्ति, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का जज हो, कोई भी व्यक्ति है, संविधान के नजर में क्या हुआ, समान है। सबको संविधान समान संरक्षण देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि कानून के सामने सभी नागरिकों की समानता। कानून के सामने में चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे लेबर का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, सब कानून की नज़र में क्या है, समान है।
कोई खास विधि से सरकार चला नहीं, कोई खास विधि से सरकार चलता है कि संविधान के अंदर में जो बात है उसी के अनुसार से चलता है। ये बात तो नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन सही। राष्ट्रपति शासन लगता है हमेशा, क्या राष्ट्रपति शासन लगता है? नहीं लगता है। अब विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति का मतलब क्या हुआ? जब देश अपने घर के अंदर में, अपने घर के अंदरूनी मामला को जब सॉल्व नहीं कर पाता है, जैसे कि मान के चलिए इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लगा था, आपातकाल का संकट झेला हुआ है अपना देश। किसी भी देश के अंदर में आपातकाल लगना बहुत ही अपमानित बात है। अपमानित वाला बात कैसे है बाबू? अब किसी भी देश के अंदर में आपातकाल लग गया तो पूरा दुनिया के अंदर में क्या भनक जाएगा। देखो इस देश का सरकार कितना निकम्मा है, कितना गिरा हुआ है। अपने देश के अंदर में अंदरूनी मामला, अपने घर के अंदर में चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लॉ से संबंधित, चाहे नियम कानून से संबंधित समस्या हो, देखो कितना निकम्मा सरकार है कि अपने देश के अंदर में अपने घर के मामला को ठीक नहीं कर पाया और दे दिया किसके हाथ में शासन? राष्ट्रपति के अंदर में शासन। दो कारणों से देश के अंदर में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। पहला, जब सरकार अपने घर के अंदर में जो मामलाएं है, जो समस्या है, उसको जब सुलझा नहीं पाता है, जैसे कि उस समय जो सरकार आई थी, तो सरकार आने से पहले जनता के बीच में क्या कहा था कि हम यहाँ से गरीबी को ही मिटा देंगे। कांग्रेस ने क्या वादा किया था जनता से, पब्लिक से, कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके सामने में जो समस्या है, भुखमरी, बेरोजगारी, जो गरीबी शब्द को देखते हो, गरीबी को जो एहसास करते हो, वो गरीबी को ही मिटा देंगे। ये वादा किया था। ये वादा लेकर के उसको बहुमत प्राप्त कर लिया, सरकार का निर्माण कर लिया। अब बीच में ये वादों को पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बिहार के अंदर में, देश के अंदर में, देश के सभी कोनों से सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना चालू कर दिया। छात्रों ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। ये बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस कारणों से बिहार के अंदर में, यानी कि समूचे देश के अंदर में आपातकाल लगा हुआ था। तो उस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो जब सरकार जनता से लिए ये वादे को पूरा नहीं कर पाया, तो यहाँ पे जनता ने वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। और इसके साथ ही साथ उसी समय हमारे बगल में नाजायज सब बैठे हैं, पाकिस्तान, चीन, ये सब क्या है, हमारा नाजायज है। ये सब के कारण से लड़ाई में अपना देश उलझ गया, जिसके कारण से जो समस्या जनता पे होना चाहिए वो समस्या अब चल गया लड़ाई पे। तो जब दूसरे देश से लड़ाई होते रहता है और उस देश में कहिएगा कि लड़ाई हो रहा है, हमको भी देखना है युद्ध, युद्ध देखने के चक्कर में तुम भी जाएगा, देश का मान मर्यादा सब गिराएगा। तो उस स्थिति में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब राष्ट्रपति शासन जब ये लगेगा तो आपका मूल अधिकार जो है, आप जो कह रहे हैं हमको जहाँ पर मन होगा जहाँ जा सकते हैं, जहाँ पर मन होगा ज़मीन खरीद सकते हैं, अब जो अभी कह रहे हैं हमको मान के चलिए चीन के बॉर्डर पर जाना है, चीन के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाना है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाइएगा, वैसी बात नहीं रही। अब आपका मौलिक अधिकार, जो पावर है, जो आपको संविधान ने जो मूल या मौलिक अधिकार दिया था, जिसके वजह से आप आत्मसम्मान, एक प्रतिष्ठित रूप में जीवन जी रहे हो, वो अधिकार छीन लेगा, बोलने पे पाबंदी कर देगा। आप किसी सरकार के बारे में क्या बोल रहे हो? 1975 यानी कि अपना देश राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उस समय जो है टीचर को भी देख रहा था कि सरकार के प्रति ये क्या बोल रहा है, क्या पढ़ा रहा है। कई पुलिस जो है, कई विद्यालयों को सर्वेक्षण किया, जिसके अंदर में ये पता लगाने की कोशिश किया सरकार के बारे में बुराई तो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या किस तरह से पढ़ा रहा है, ये चेक करने का प्रयास किया। आपका मूल या मौलिक अधिकार सब कुछ छीन लेगा। आप अपने मनमानी अनुसार से आप कहीं पर जा नहीं सकते हैं, किसी सार्वजनिक सभा नहीं कर सकते हैं, बहुत तरह का दिक्कतें हो गई। तो राष्ट्रपति शासन क्या हमेशा लगता है? बट विशेष परिस्थिति में, जब देश अपने घर की समस्या को सुलझा नहीं पाएगा, जब देश युद्ध में फंस जाएगा, तब वहाँ पर लग जाता है क्या राष्ट्रपति शासन। क्यों लगता है? अब कहेगा सर जी हमारा मूल या मौलिक अधिकार है, कहीं पर हम चले जाएंगे, कहीं पर जाने का मूल या मौलिक अधिकार है। आप कहें हमको जाना है युद्ध देखने के लिए, अब सेना युद्ध करेगा कि तुमको बचाएगा, उस दिन तो समस्या आ जाएगी। इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है उस परिस्थिति में। तो यहाँ देखिए विधि के शासन का अर्थ का मतलब क्या हुआ? विधि के शासन का अर्थ होता है कानून के नज़र में सब समान, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक होता है? बाधक, राष्ट्र को एकीकरण, एक सूत्र में बांधने के लिए कौन सी बाधाएं होती है? तो बाधाएं होती है क्षत्रियतावाद। लोग अपने जब क्षेत्र के आधार पर जब सोचने लगते हैं ना, तो राष्ट्र को एक कैसे हो पाएगा? अब कहिएगा कि हम बिहार का है तो बिहारी के बारे में सोचेंगे, अब कहिएगा कोई गुजरात से है तो गुजराती के बारे में सोचेंगे, दिल्ली से है तो दिल्ली के बारे में सोचेंगे और दूसरे बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये तो एक संकीर्ण, एक छोटी मानसिकता हुई, जिसके वजह से क्या होगा, जब सब लोग अपने ही बारे में सोचेगा तो देश के बारे में कौन सोचेगा? तो राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि देश के लिए कौन सी चीज़ बाधाई है? सामंतवाद, क्षत्रियतावाद, नारीवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद। तो वो है क्षत्रियतावाद।
बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों बाबू? हम राष्ट्र को एक करना चाह रहे हैं, तो राष्ट्र को एक करने के लिए सारे क्षेत्र को एक होना पड़ेगा। जब सारे क्षेत्र एक होगा तब ना अपना राष्ट्र एकीकरण हो पाएगा, एक हो पाएगा। अब यहाँ पे अपने क्षेत्र के बारे में सोचिएगा, क्षेत्रीयतावाद का मतलब क्या हुआ? सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं। फलाना क्षेत्र क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा? क्या राष्ट्र कभी भी एक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नारीवाद का मतलब क्या? हम नारी के बारे में सोच रहे हैं, महिलाएं के बारे में सोच रहे हैं कि महिलाओं का किस तरह से विकास हो। ये तो अच्छी बात है, महिला के बारे में सोचा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मतलब क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये तो अच्छा बात है। अपने देश को एक करने के लिए क्या एक बाधा की तरह काम करता है, तो वो होती है क्षेत्रीयतावाद। लोग सिर्फ अपने क्षेत्र के आधार पर बट जाएगा। जब क्षेत्र के आधार पर बटेगा तो उस स्थिति में सब क्षेत्र मिलेगा कैसे? और जब सब क्षेत्र मिलेगा ही नहीं, बिहार एक क्षेत्र हो गया, एक एरिया हो गया, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, जब सब क्षेत्र एक मिलबन करेगा तो देश कैसे एक होगा? तो ये क्षेत्रीयतावाद क्या होती है? किसी भी राष्ट्रीय एकीकरण में एक बाधा की तरह काम करती है, बाधक तत्व हो गया। कौन? तो क्षेत्रीयतावाद। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, हाँ, राज्य के अंदर में, किसी भी राज्य के अंदर में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, राज्य सरकार जो है राज्य को चलाने में असमर्थ हो जाता है, या केंद्र सरकार जो है अपने देश को चलाने में असमर्थ हो जाता है, तो वहाँ पर लग जाता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस धारा के अनुसार लगता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 356 में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 11वें नंबर का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये 3 शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश के संविधान के अंदर में जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। हम 42वां और 44वां के बारे में हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछा जाता है संविधान संशोधन से, तो ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन के दौरान, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द। एक यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। कहाँ पे जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। तब ना हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इस तरह से पढ़ते हैं ना। अब स्टेटमेंट भारत की प्रस्तावना को एक बार पढ़िएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्नता, अखंडता बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जोड़ा गया था। और इसके साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के दौरान हमने जिन भी क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं उसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। फिर भी कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो उस दिन जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।